സഹയാത്രികരെ, ദിൻരാത് ഹിന്ദി സ്റ്റഡി ചാനൽ 11ാം എപ്പിസോഡിലേക്ക് ഏവർക്കും സ്വാഗതം. നമ്മുടെ ക്ലാസ് മുറികളിൽ ഹിന്ദി എഴുതുവാനും വായിക്കാനും അറിയാത്ത കുട്ടികൾ ഉണ്ട് എന്നുള്ള സത്യം നമുക്ക് അവഗണിക്കാനാവില്ല. അത് നമ്മെ ഏറെ സങ്കടപ്പെടുത്തുന്ന ഒരു കാര്യം കൂടിയാണ്. അത്തരം പിന്നോക്കക്കാരായ കുട്ടികളെ ഹിന്ദി ഭാഷയിലേക്ക് ആകൃഷ്ടരാക്കുന്നതിനും എഴുത്തിലും വായനയിലും ഹിന്ദി എഴുതുവാനും വായിക്കാനും അവർക്ക് പ്രേരണയാകുന്നതിനും അവരെ പഠനത്തിന്റെ മുഖ്യധാരയിലേക്ക് കൊണ്ടുവരുന്നതിനും ആവശ്യമായ ചില പ്രവർത്തനങ്ങൾ നമ്മൾ ആലോചിച്ചു വരുന്നുണ്ട്. അതിനാവശ്യമായ വീഡിയോകൾ, നിർദ്ദേശങ്ങൾ, അഭിപ്രായങ്ങൾ നിങ്ങളാകുന്ന ഹിന്ദി അധ്യാപകരുടെയും ഹിന്ദി ഭാഷാ സ്നേഹിതരുടെയും ഭാഗത്തു നിന്നുണ്ടാകണമെന്ന അഭ്യർത്ഥനയോടെ ഇന്നത്തെ ചർച്ചയിലേക്ക് കടക്കാം. व्यंजन ऐसे वर्ण जिनका स्वतंत्र उच्चारण नहीं होता एवं उन्हें बोलने के लिए स्वरों की सहायता लेनी पड़ती है. वर्णमाला में कुल 33 व्यंजन है. जब तक व्यंजनों में स्वर नहीं जुड़ता तब तक उसके नीचे हलंत लगा होता है. व्यंजन के भेद: स्पर्श व्यंजन, अंधस्थ व्यंजन, ऊष्म व्यंजन. स्पर्श व्यंजन, स्पर्श का अर्थ छूना होता है. ऐसे व्यंजन जिनका उच्चारण करते समय जीभ, कंठ, ताल, मूर्धा, दांत अथवा होठ का स्पर्श करते हैं उन्हें स्पर्श व्यंजन करते हैं. कुल 33 व्यंजनों में 25 स्पर्श व्यंजन होते हैं. इन्हें 5 भागों में अंतस्थ व्यंजन, ऐसे व्यंजन जो उच्चारण करते समय हमारे मुख के भीतर ही रह जाते हैं. ऊष्म व्यंजन के उच्चारण के समय मुख से गर्म हवा निकलती है. संयुक्त व्यंजन ऐसे व्यंजन जो 2 या 2 से अधिक व्यंजनों के मेल से बनते हैं वे संयुक्त व्यंजन कहलाते हैं. उदाहरण: क्ष, त्र, ज्ञ, श्रा. ആദികാലീൻ സാഹിത്യങ്ങളെ രാസോ സാഹിത്യ, ഗദ്യ സാഹിത്യ, ലൗകിക് സാഹിത്യ എന്ന തരത്തിൽ വിഭജിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഡോക്ടർ മാധവപ്രസാദ് ഗുപ്ത്, ഹസാരി പ്രസാദ് ദ്വിവേദി തുടങ്ങിയവർ അഭിപ്രായപ്പെട്ട രാസക് എന്ന ശബ്ദമാണ് രാസോ ശബ്ദത്തിൻ്റെ ഉത്പത്തിയായി കൂടുതൽ അംഗീകരിക്കപ്പെട്ടിട്ടുള്ളത്. नमस्ते दोस्तों, आज मैं आपके सामने आधुनिक हिंदी साहित्य के कुछ उपन्यासों का परिचय देना चाहती हूँ जो कि स्त्री पात्र से संबंधित है, जिसका संबंध पुराण से है. महाभारत, रामायण, उपनिषद सभी हमारे सांस्कृतिक साधना के ऊर्वक स्रोत रहे हैं. इस जिन उपन्यासों का मैं आपसे परिचय कराना चाहती हूँ वह सभी द्रौपदी से संबंधित है.
द्रौपदी को एक आधुनिक नारी के रूप में उन्होंने देखा है। जो व्यास ने जिस द्रौपदी का चित्रण किया उससे आगे बढ़कर इन्होंने द्रौपदी के संघर्ष को आधुनिक संदर्भ में देखकर उसको यहाँ प्रस्तुत करने का प्रयास किया है, जिसमें उन्होंने द्रौपदी को एक आधुनिक नारी के रूप में दिखाया है और एक विद्रोही कथापात्र है, लेकिन सभी ने नारी के रूप में उसे प्रस्तुत करने का प्रयास किया है, जो कि एक आधुनिक काल की नारी है। द्रौपदी केंद्रित उपन्यासों में महाभारत की द्रौपदी को आधुनिक संदर्भ में रखा है। इन उपन्यासों में मूल कथा महर्षि वेदव्यास रचित महाभारत से ली गई है। रचनाकार की किसी पौराणिक कथा को या पुराण को अपनी रचना के लिए चुनता है तो उसके सामने दोहरी समस्या आ जाती है। यह दोहरी समस्या कि सत्य की सुरक्षा के साथ साथ नई चेतना की अभिव्यक्ति, इन दोनों बातों का ध्यान रखना है रचनाकार को। इन उपन्यासों में प्रसिद्ध पौराणिक कथापात्र द्रौपदी को आधार बनाकर एक नवीन और आधुनिक दृष्टि से युगीन संदर्भों की तह तक देखने परखने का प्रयास किया है। द्रौपदी केंद्रित उपन्यासों में महाभारत की कथा भारतीय सांस्कृतिक भारतीय नारी को ही दिखाया है। द्रौपदी की पीड़ा, उसकी मनोव्यथा, उसके सुख तथा उसकी समझदारी की कथा उसी की जुबानी लिखी है। द्रौपदी वर्तमान की है, आज की है, अभी भी जी रही है। शायद हर स्त्री में यहाँ स्त्री विषयक समस्याओं और विसंगतियों को विश्लेषित किया है। सभी लेखकों ने नारी जीवन की अनेक विषम परिस्थितियों को उभारने की कोशिश की है। द्रौपदी नारीत्व का एक आह्वान है, कर्म, ज्ञान, भक्ति और शक्ति का मूर्त रूप है। द्रौपदी के त्याग, निष्ठा, चारित्रिक दृढ़ता का परिचय कराने की कोशिश लेखकों ने की है। द्रौपदी महाभारत की नहीं, भारतीय जीवन तथा संस्कृति का अत्यंत विलक्षण और महत्वपूर्ण चरित्र है। द्रौपदी का जीवन अनेक दिशाओं में विभक्त है, फिर भी उसका व्यक्तित्व बढ़ता नहीं, टूटता नहीं, वह एक इकाई के रूप में निरंतर जीती है।